सभी बच्चों को महात्मा नर्मदेगा जय हिंद जय भारत। आज हम वापस आ गए हैं। रे ऑप्टिक्स को रेस्ट दिया है आज। रेस्ट मतलब आराम दिया है कुछ दिन के लिए, एक आध दिन के लिए। और वापस इलेक्ट्रोस्टैट्स पे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक बार आपको सब याद दिला देता हूं, फोकस करिएगा, दिमाग लगाइएगा। आपको पता है ये एक चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, वो बनती है रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो फील्ड लाइंस बनती है वो रहती है रेडियली इनवर्ड्स। ये छोटी छोटी चीजें पकड़ के चलिएगा, बहुत काम आएंगी। हर एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा। फिर आपको याद होगा ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस दूर ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो आपको निकालनी है। इस पॉजिटिव चार्ज से आर यूनिट्स दूर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो आपको यहां रखना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज। आपका जो टेस्ट चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको पता है वो बेचारा लाचार है, वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के इंटू दैट चार्ज अपॉन आर। ये भी आपको याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, जब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना बच्चों 2L एक दूसरे से प्लेस करते हैं, दूर रहते हैं, तो ये वो बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको पता है कि इस यहीं से निकलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये पता था, और जिसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है, आपको पता है 2L इंटू चार्ज। ये भी आपको याद है अच्छे से, बड़ी खुशी की बात है आपको ये सभी। फिर आपको पता है इससे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से x यूनिट्स की दूरी पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बता देंगे, बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी। और आपको पता है फिर इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है बच्चों, एट अ यूनिट ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो वो हो जाएगी के इंटू डाइपोल मोमेंट अपॉन जीरो। याद रखिए, इसको पकड़ के चलिए, आगे बढ़ने का बता। फिर आपको मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ये होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो भी आपका क्या रहता है, आपको पता है, वो भी स्केलर रहता है, मतलब एक नंबर रहता है। याद है आपको, एक नंबर। मैग्नीट्यूड मतलब ए डॉट बी निकालेंगे तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, -8 आएगा, -20 आएगा, ऐसा है। फिर आपको याद होगा बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इसको आर वेक्टर ले लूं तो आपको पता है ये जो आर वेक्टर आएगा आपके पास, आपको याद होगा ये आर वेक्टर जो ये जो आएगा, रिजल्टेंट आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा, आर वेक्टर आएगा। मतलब ए क्रॉस बी, ये आर वेक्टर क्या रहेगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इस प्लेन में है तो आर वेक्टर क्या रहेगा, इनके परपेंडिकुलर। दिस रिजल्टेंट जो ये आंसर आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग। ये देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग तो दिस, ये जो आर वेक्टर है, this r vector is always perpendicular to the plane containing a vector and b vector, everyone knows that, अच्छी बात। फिर आपको मैंने बताया था यूनिट वेक्टर, आपको याद होना चाहिए यूनिट वेक्टर को आप डिनोट करते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, ए कैप, बी कैप। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का फॉर्मूला आपको पता है,
किसी भी वेक्टर को, तो ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये भी आपको याद है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया, एरिया क्या है? तो आपको पता है एरिया है वेक्टर एरिया, इसलिए मैं इसको बार बार क्या बोलता हूं, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो व्हाट इज एरिया वेक्टर? जैसे ये रेक्टेंगल, इसका जो भी, अजीब सा रेक्टेंगल बना, नहीं सही बना, ये जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया वेक्टर रहेगा वो हमेशा कहां, आपको कहां लेना है, बाहर निकलता हुआ, आउटसाइड। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड मूविंग आउटसाइड। इनसाइड वाला क्यों नहीं लेते, फिजिक्स में नहीं लिया जाता इसलिए। तो एरिया वेक्टर जो रहेगा आपका वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड गोइंग आउटसाइड, बाहर की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। मैंने आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के एरिया वेक्टर निकालने दिए। ओके, अब अगर मान लो मैंने आपसे पूछ लिया एक क्यूब आपको दे दिया और मैंने बोला इसके सारे एरिया वेक्टर निकाल, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा 2D फिगर्स के निकलते हैं, 2D, क्योंकि एरिया 2D का होता है ना, तो 2D फिगर्स के निकालिएगा। मतलब ये देखिए, ये इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ये हो, ठीक। अगला इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ये हो, अगला निकालेंगे इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ये हो गया, है ना। अब आप इस वाली फेस का निकालिए एरिया वेक्टर बाहर की। तो एरिया वेक्टर हमेशा आपको फिजिक्स में कौन सा लेना है, जो बाहर की तरफ निकलता है, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो याद, सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर, तो एरिया वेक्टर निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, इस सरफेस के लिए बाहर की तरफ, कर्व सरफेस के लिए बाहर की तरफ, इस सरफेस के लिए बाहर। नहीं आया समझ? तो ये एरिया वेक्टर है जो आपको ध्यान देना है। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको थोड़ी सी मेहनत करनी है। चलिए, तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट करते हैं फाई से। इसको आप क्या बोलेंगे, फाई, फाई, ठीक है, हिंदी में इलेक्ट्रिक फाई होता क्या? पहले तो आपको फ्लक्स का मतलब सीखना। फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी। फ्लक्स मतलब एक तरीके की एनर्जी, ऊर्जा, ठीक। हर बॉडी के अंदर से फ्लक्स निकलता है, हर बॉडी के अंदर से फ्लक्स निकलता है। हर बॉडी मतलब वो बॉडी जो एनर्जी बनाती है। जो भी बॉडी लाइट बनाएगी, लाइट जिसके अंदर लाइट का निर्माण होगा, उसके अंदर से भी फ्लक्स निकलेगा। हमारे अंदर से भी फ्लक्स निकलता है। फ्लक्स का मतलब प्यारे बच्चों एक ही चीज है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट सेकेंड, ठीक है। मतलब आप बस इतना याद रखिए, फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी का निकलना। फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी का निकलना। फिजिक्स में क्लास 10 तक हमने ये पढ़ा, आईसीएससी, सीबीएसई, सारों में पढ़ा, एमपी बोर्ड में। फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी इमिटेड, एनर्जी इमिटेड, ठीक है। यही होता है, कोई भी बॉडी जब एनर्जी छोड़ती है मतलब उसके अंदर से क्या निकल रहा है, फ्लक्स। फ्लक्स मतलब रख लीजिए या अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए, फ्लक्स का असली मतलब है एनर्जी का निकलना, एनर्जी का इमिट होना। सन से जो लाइट निकलती है उसको बोलते हैं सनलाइट फ्लक्स। स्टार से जो लाइट निकलती है उसको बोलते हैं स्टारलाइट फ्लक्स। मून से कोई लाइट नहीं निकलती, मून तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, फिर भी वो लाइट को रिफ्लेक्ट तो कर रहा है। तो मून से भी जो लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रही है वो भी क्या है, फ्लक्स। आप किसी भी फ्लक्स के सामने जाएंगे तो आप हीट अप हो जाएंगे, आप हल्के से गर्म हो जाएंगे, क्योंकि जब एनर्जी आपसे आके टकराती है तो आप क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। तो ये है फ्लक्स का असली मतलब। अब आते हैं 12वीं के इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने इसमें एक वर्ड जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तो हमने बात समझ गए, हमें फ्लक्स का मतलब क्लियर। फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी इमिटेड, मतलब जो एनर्जी निकल रही है वो है फ्लक्स। अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए, ये 2D सरफेस
ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बच्चों याद रखो, जब इस 2D सरफेस को, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाती हैं, ठीक है, क्रॉस करके जाती हैं, तो इनको इकट्ठे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, याद रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एक सरफेस को क्रॉस करके निकल जाती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 5। अब यहां की बात करूं, सरफेस को मैंने थोड़ा छोटा किया, 1 2 3 4 5, है ना, और एक और निकाल दिया 6। छोटा बड़े से फर्क नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया 6। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एक सरफेस को क्या करके जाती है, क्रॉस करके जाती है, पास करके जाती है, तो उनके झुंड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो क्या होगा आपको पता है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या लगेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पॉजिटिव चार्ज कहां भागेगा आपको पता है, बताइए हाथ ऊपर करके। अभी आपने इशारा गलत किया है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज भागेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भागेगा, यहां टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रख दें तो ये कहां भागेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो पढ़ने आइए तो मन लगाइए, वरना घर में फिर से वैसे अगर हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे तो वो इस पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम एक नेगेटिव चार्ज रख देंगे इसमें तो दिस, आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज विल मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आ जाइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसको डिनोट, किससे डिनोट करते हैं, फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी इमिटेड। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, जब भी कभी आप इसकी डेफिनेशन दें एक डायग्राम का, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through a surface, number of electric field lines passing through a surface, number of electric field lines, 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 number of electric field lines passing, number of electric field lines passing through the surface, number of electric field line passing through the surface। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस के आर पार निकलती हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के झुंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखना, पासिंग थ्रू द सरफेस, सरफेस के बाहर निकलनी चाहिए। number of electric field lines passing through the surface is called electric flux। ठीक है, electric flux that is phi equals to electric field into area into cos theta। ठीक है,
ये भैया आया कैसे, आप तो रटवा रहे हैं, अभी 5 मिनट में डिराइव हो जाएगा। पहले हम रट लें थोड़ा सा डेफिनेशन। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। पहले तो अपन स्केलर फॉर्म चेक कर लें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं अभी डिराइव करूंगा आपके सामने, बहुत कम बच्चों को इसको डिराइव करते हैं। डिराइव, तो जब तक डिराइव नहीं होगा ना, स्कूल में डिराइव नहीं कराते, लिखवा देंगे भाई ये। जब मैं आपको डिराइव कराऊंगा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface. Number of electric field line passing through the surface is called electric flux. Electric flux equals to electric field into area into cos theta. आइया कैसे बता रहा हूं, पहले दिमाग में रखो। What do you mean by electric flux? बस इतना याद रखना, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या आता है, बाहर, और सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। What do you mean by electric flux? Number of electric field lines passing through the surface is called electric flux. एक सरफेस को क्रॉस करके निकल जाएगी, सरफेस का क्रॉस से क्रॉस कर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through the surface is called electric flux. Electric flux equals to, याद रखिए, electric field into area into cos. अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, 2 मिनट में लिख लेंगे। आप देख रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा अगर दिमाग लगाएं। तो आइए लिखने के लिए डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। आपको पता है वो होता है a vector dot b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इसका जो आंसर आता है वो मैग्नीट्यूड में आता है। याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कुछ ना कुछ होगा, 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, आर मतलब डिस्टेंस। तो आखिरकार इस पूरे का आंसर क्या आएगा, एक मैग्नीट्यूड ही आएगा, मतलब नंबर ही आएगा। एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी काय में आएगा भैया, नंबर में आएगा। कॉस थीटा, थीटा अगर 60 है तो भी ये काय में आएगा, नंबर में आएगा। तो आइए इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म तो आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर? हाँ भैया, क्योंकि अगर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर यहां रखेंगे तो क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। बात फिर से करते हैं, लेकिन बात यहाँ हो रही है ये आया कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिखाता हूँ, मन लगाना। ठीक है, लग के रटा होना चाहिए, बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए हर चीज। आइए एक बार और, इसलिए इतनी बार आपको बता दूं। What do you mean by electric flux? आपको पता है फ्लक्स मतलब होता है एनर्जी इमिटेड, बस ये बात ध्यान रखें। ठीक है, कोई भी एनर्जी निकल रही है, कहीं से निकल रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एनर्जी किसने निकाली, इलेक्ट्रिसिटी ने निकाली, चार्ज ने निकाली अपने अंदर से एनर्जी। What do you mean by electric flux? डायग्राम पक्का बनाइएगा वरना सब गड़बड़। Number of electric field lines passing through a surface. Number of electric field lines passing through a surface is called electric flux. Number of electric field lines passing through the surface. With the surface. Number of electric field line passing through surface is called electric flux. Electric flux equals to, आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। कैसे, आइए मैं कैसे कैसे लिखते कैसे।
अब इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं पहले, ठीक है। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए वेक्टर का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का लिखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इसको उल्टा करके लिखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना लो वेक्टर फॉर्म। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। किसको समझ आ गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सोच लीजिए एक बार और 10 बार आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको वेक्टर फॉर्म नहीं है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट देख लेते हैं, एसआई यूनिट। आप सबको पता है, आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, याद है, बोलिए। न्यूटन पर कूलम। आप गलत बोल रहे थे, न्यूटन इंटू मीटर, पता नहीं कौन, मतलब आप अभी भी मेहनत नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू बोल दीजिए, तो अब आप के की यूनिट लिख दीजिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और चार्ज की क्या होती है, कूलम। रेडियस की क्या होती है, मीटर। मीटर स्क्वायर कूलम, कूलम कैंसिल, तो क्या बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम। कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है भैया, तो अब तो मुझे बन जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो बन गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। या ऐसा बोलो, कूलम स्क्वायर नहीं है, पता नहीं कौन बोल रहा है, ऐसा बोलो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। और भूल जाओ धोखे से तो यहां से बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। इतना सा फिजिक्स कर सकते हो तो आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ो। एक बार और आपको बता दूंगा, एक बार और बताने लायक भी, बहुत ही सारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है, एनर्जी इमिटेड। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। Number of electric field line passing through any surface is called electric flux. Number of electric field lines, number of electric field lines, number of electric field lines passing through any surface, passing through other surface भी बोल सकते हैं, passing through any surface is called electric flux. Electric flux का formula तो आप बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। इट्स एसआई यूनिट इज, आप बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया होता है मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको पता है, पहले आप स्केलर फॉर्म लिख लीजिए। स्केलर फॉर्म मतलब ये हो गया ई ए कॉस थीटा। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए, तो आपको पता है ई ए कॉस थीटा को आप लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसको डिराइव करने वाला हूं, आइए। आपको पता है ये जो मैंने सरफेस आपके सामने रखा, इसका एरिया वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ, समझना किसकी बात कर रहा हूं, एरिया वेक्टर।
बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये बन गया इसका एरिया। ठीक है, अब समझिएगा। मान लीजिए ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आई क्रॉस कर रही, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। मतलब एक चीज क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इनटू कॉस थीटा में थीटा किस किस के बीच का एंगल होना चाहिए? थीटा होना चाहिए किस किस के बीच का एंगल? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब समझिएगा जरा ध्यान से, सोचिएगा दिमाग। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। ठीक। अच्छा आप बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा? जब लाइन सीधे क्रॉस करके जाएंगी या ऐसे निकल जाएगी? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा कब होगा? जब लाइन कैसे जाएंगी? इस सरफेस को क्रॉस करके सीधे निकल। ठीक है, अब मुझे ये बताइए थोड़ी देर के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी भी आएगी, आएगी नहीं आएगी? आएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी भी आएगी, आएगी नहीं आएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी भी आएगी, आएगी। इसको मानोगे क्या? क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है, किसको क्रॉस करना चाहिए? सरफेस। सरफेस को वो क्रॉस करके जानी चाहिए। समझिएगा। ठीक, ये जो है इसका, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल। बनेगा, देखना, इसका एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल और इसका एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? इसका आपको पता है, इसका ई, फिर ए कॉस थीटा। वर्टिकल, वर्टिकल हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे बताओ? क्योंकि हमारा रूल क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करना क्या है? सरफेस को क्रॉस करके जाना चाहिए। वापस समझिए, फिर से आइए, मैं जानता हूं नहीं आइए, समझिएगा। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर। और ये हो गया इसका, मान लीजिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल दोनों के बीच का क्या है? अब आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे ज्यादा कब होगा? जब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा एक्स एक्सिस पे और एक बनेगा वाई एक्सिस पे। याद है आपको? जो एक्स एक्सिस पे बनेगा थीटा के पास, वो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। और जो वाई एक्सिस पे बनेगा वो क्या हो जाएगा? ई ए साइन थीटा। तो क्या ई ए साइन थीटा हम लेंगे? क्यों? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा ही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। ये हो गया तेरा, ये हो गया इसका। आइए एक बार और देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इनका हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा भैया? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल वाला तो क्रॉस ही नहीं करेंगी ना। देखो ये क्रॉस कर दी, वर्टिकल कंपोनेंट तो टच करके निकल रहा है, सुई 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 सुई। हॉरिजॉन्टल लेना है ना, भी समझ में। ठीक है भाई। Number of electric field lines crossing any surface is called electric flux. Electric flux equals to EA cos theta. कोई पूछ ले कैसे आया तो बता देना, बोलना भैया ये देखो, ये हमारा सरफेस, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये एंगल हो गया थीटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो आ रही है, इसका बनेगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बन जाएगा ई ए कॉस थीटा, और एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट जो बन जाएगा ई ए साइन थीटा। ये हम ले नहीं सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, क्योंकि ये तो सरफेस को टच करके जा रही है। हमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब सरफेस को क्रॉस करा के ले जाना है। मतलब भैया ये ही हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इनसे आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका एसआई यूनिट क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, आप सबको पता है। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा आपको पता है? ई वेक्टर और ए वेक्टर। अब आगे ठीक है, समझना प्लीज, मन लगाना। मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये होता है स्फीयर, ठीक है, स्फीयर। इसको मैं छू रहा हूं ना, तो मैं क्या टच कर रहा हूं? उसका सरफेस एरिया। मैं जब इसको छू रहा हूं ना प्यारे बच्चों, तो मैं टच कर रहा हूं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर, याद रखिएगा, अगर ये रेडियस है तो इसका सरफेस एरिया मतलब कितने एरिया को मैं छू रहा हूं? 4 पाई r स्क्वायर। ये 4 पाई r स्क्वायर सरफेस को मैं छू रहा हूं। सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब इसमें कितना पानी भर सकते हैं। अभी हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, हम बात करें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब वो हिस्सा जिसको हम टच करें, फील करें, वो है जी, ये टैंजिबल है। टैंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो है सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई r। अब आगे की बात, मान लीजिए, मान के लीजिए ये आपके पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर के सेंटर पे मैंने रखा एक चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपसे बोला, ठीक है, सेंटर पे रखा, सेंटर पे कहीं पे मैंने पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपसे बोला, ठीक है, बताइए कि इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज, ये जो चार्ज मैंने सेंटर पे रखा है अंदर, वो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड देखेगा, रेडियली आउटवर्ड देखेगा। तो मैंने आपसे बोला इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो आप बोलेंगे भैया यार, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये यहां बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस। फिर यहां भी बनाएगा, फिर यहां भी बनाएगा, फिर यहां भी बनाएगा, फिर यहां भी बनाएगा, फिर यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बना, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, वहां भी बनाएगा, यहाँ भी बना, वहां भी बनाएगा। भैया बीच की लाइन छूट गई, यहाँ भी बनाएगा, छूट गई भैया, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा। अरे भैया यार, कैसे निकाले? तो आइए कैसे निकालेंगे। हम यहाँ सारा लेंगे,
हमें क्या निकालना है पहले वो बात आपको समझनी है बच्चों, तब मजा आएगा करने में, तब तुम दुनिया से लड़ सकते हो फिजिक्स को लेकर। पहले हमें क्या निकालना है वो समझ। ठीक है, मैंने आपसे बोला मेरे मैंने आपसे बोला मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, उसके सेंटर पे मैंने रख दिया पॉजिटिव चार्ज, और मैंने बोला इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर पे बनाया जा रहा है वो निकाल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस। ये चार्ज कहां बैठा है? अंदर सेंटर पे डूब के बैठा है। अब ये चार्ज क्या करेगा भैया? अंदर से बहुत सारी फील्ड लाइंस बाहर निकाले तो चारों डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड बनाता है फील्ड लाइंस, आपको पता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें भैया? यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें भैया? ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक और ऐसी, तीन हो गई भैया, तीन गिन लो, चार हो गई, अरे भैया पांच हो गई, और इन्हें बीच से ले जाओ, छह हो गई, अरे थोड़ा पतला पेंट कर दो ना, सात हो गई, मर जाएंगे। ऐसे तो अपन अंदाजे से नहीं निकालना। तो अपन क्या करेंगे? यहां अपन सहारा लेके इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब बहुत सारी चीजों को जोड़ना और एक बना दे। फिर से, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें जोड़नी हो, क्योंकि हमें इन सबको जोड़ना है। अब हम ऐसे गिन के जोड़ेंगे तो एक लड़की आके बोलेगी बीच की लाइन छूट गई, फिर एक आगे बोलेगी ये भी तो है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। बहुत सारी ये छोटी ये छोटी ये छोटी, इन सबको हमें जोड़ना है। तो हमें जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कर देना। इसका इंटीग्रेशन, एक लाइन का इंटीग्रेशन। अगर एक लाइन के इस एरो का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा ना, तो ये साइन लगते ही ये सारी लाइन इस लाइन से जुड़ जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है। अगर आपने कहीं इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, ठीक है, और वहां एक चीज कोई लिख दी और बाकी सारी चीज भी उसके जैसे ही है, तो वो बाकी की बाकी सारी चीजों को भी अपने अंदर क्या करेगा? जोड़ देगा, ऑटोमेटिकली जोड़ देगा। और फिर आपके पास टोटल निकल आएगा, टोटल। लोगों को इंटीग्रेशन का मतलब नहीं पता, इसलिए इंटीग्रेशन से डरते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन यूज कहां किया जाता है? सिर्फ एक जगह यूज किया जाता है फिजिक्स में, और वो जगह ये है जब हमें बहुत सारी छोटी छोटी एक जैसी चीजों को जोड़ना रहता है। तो हम उनको जोड़ते नहीं है, हम उस छोटी चीज में से कोई एक चीज ले लेते हैं और उसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। और जैसे ही उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बाकी सारी चीजें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ जाती हैं। इंटीग्रेशन का मतलब बाकी सारी चीज को ये क्या कर लेता है? अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, बिकॉज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट दैट चीजों को जोड़, इंटीग्रेट, integrating our economy with the world's economy. We say ना in the social science, integrating our economy with the world's economy मतलब अपनी अर्थव्यवस्था हम दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का सहारा तभी लेना बच्चों जब आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जोड़ना हो। तो भैया के सबको जोड़ेंगे नहीं, आपको एक छोटी चीज लेना और उसका क्या कर देना? इंटीग्रेशन। ऑटोमेटिकली बाकी सारी छोटी चीज उसमें जुड़। ठीक है, समझ आया मुझे तो। इंटीग्रेशन से मुझे पुराने वाले की याद आ गई। उसके साथ बैठ के मैं पुरानी कोचिंग में इंटीग्रेशन करता था, करती थी, और वो मुझे इंटीग्रेशन सिखाता था, लेकिन हम इंटीग्रेट नहीं हो पाए। हम डिफरेंशिएट। खैर, आइए सवाल पे मजा लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, सीखिएगा। सवाल कह रहा है कि एक स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया, प्यारे बच्चों याद रखना, 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई सरफेस एरिया मतलब द एरिया व्हिच यू कैन टच एंड फील। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये जो चार्ज है ये आपको इस चार्ज के द्वारा इस स्फीयर पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फोकस करना है। क्या करें भैया, मैं क्या करता हूं, ये जो स्फीयर है इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लो। ठीक है भैया, छोटी सी लेंथ काट लो और उस छोटी सी लेंथ का नाम रख देता हूं डीएल। क्यों डीएल? क्योंकि बड़ी लेंथ को हम एल कहते हैं तो छोटी लेंथ को क्या बोलेंगे? डीएल। ठीक। अब भैया ये हो गई इसकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर भी यही हो जाएगा भैया, क्योंकि आपको पता है एरिया वेक्टर भी क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो भैया एरिया वेक्टर भी यही हो जाएगा। अब भैया जब आपने हिस्सा छोटा सा काटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मत लो, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या ले लो, छोटी सी मतलब डी। एरिया भी बहुत छोटा सा हो गया तो एरिया को भी ए मत लो, क्या ले लो, डी। अब भैया अगला हिस्सा मैं यहां काटता हूं, फिर इसी हिस्से को मैं फिर से क्या ले लेता हूं, इसकी लेंथ को डीएल, छोटी सी लेंथ। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। जब लेंथ छोटी है, एरिया छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगी छोटी मतलब डी। एरिया भी बहुत छोटा तो क्या हो जाएगा, डी ए। ठीक है भैया, अगला हिस्सा मैं यहां काटता हूं। ठीक है, इसकी भी इस ये जो लेंथ है, ये जो छोटी सी लेंथ काटी, इसको भी मैं क्या ले लेता हूं भैया, डी ए। ठीक है, ये गई भैया, क्या गई भैया, ये एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को भी क्या ले लेता हूं, डी ए, क्योंकि छोटा सा। और भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो ई, वो भी भैया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों एक दूसरे के ऊपर से ही निकलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब भैया अगला हिस्सा मैं यहां काटता हूं। ठीक है भैया, ये जो एरिया मैंने काटा है इसकी लंबाई को मैं ले लेता हूं भैया डीएल। और भैया ये गया मेरा कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर। एरिया छोटा सा है तो ले लेता हूं डी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी बनेगी तो बनेगी बी। अब भैया मुझे पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। लेकिन भैया क्योंकि हम तो एक को ले रहे हैं, एक को इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बहुत छोटा सा डी फाई। क्यों? क्योंकि हम तो एक को ले रहे हैं ना, एक तो ये फ्लक्स किसका है, पूरे का। हम तो एक को ले रहे हैं तो एक का क्या हो जाएगा, डी फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डी ई। एरिया क्या हो जाएगा, डी ए। एंगल तो वही रहेगा कॉस थीटा। अब भैया इसको हम कर देते हैं मस्त इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। होपफुली यहां तक आप किस किस को आए। अब इंटीग्रेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं सबको, फिर आगे बढ़ ध्यान दें। ठीक है भैया, दे दो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अच्छा याद रखिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन समझना, पहले इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस वन होल अपॉन n प्लस वन प्लस सी। वैसे integration of x to the power n dx equals to x to the power n plus 1 whole upon n plus 1 plus c. Integration of x to the power n dx equals to x to the power n plus 1 whole upon n plus 1 plus c. Integration of x to the power n dx equals to x to the power n plus 1 whole upon n plus 1 plus c.
कोई बोल ले इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर 8 प्लस 1 होल अपॉन 8 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा x टू द पावर 9 अपॉन 9 प्लस c। इनको बता रहा हूं जिनको नहीं है, x to the power n dx equals to x to the power n plus 1 whole upon n plus 1 plus c। तो इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 9 dx हो जाएगा x to the power 9 plus 1 whole upon 9 plus 1 plus c। तो x to the power 10 upon 10 plus, पहला फॉर्मूला ये पक्का। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है तुम्हें पता है, ये इंटीग्रेशन का साइन ये बता रहा है कि ये जो x की पावर वाले जितने भी नंबर होंगे ना, उसने इन सबको जोड़ के एक सिंगल बना। एक x की पावर 9 इसके पास है, एक x की पावर 9 तेरे पास है, इस एक x की पावर 9 मेरे पास, एक x की पावर 9 मेरे पास, एक तेरे पास, एक उसके पास, एक इसके पास, एक राम के पास, एक चाचा के पास। हमें इन सबको जोड़ना है। ऐसे करते करते बहुत लोग, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम x की पावर 9 को लेंगे, उसके आगे इंटीग्रेशन लगा देंगे, सारी की सारी x की पावर 9 ऑटोमेटिकली इसके अंदर छोड़ देंगे। दैट इज द वर्क ऑफ इंटीग्रेशन। Integration is basically a machine which adds up everything, but the condition is that those things must be the same। अलग अलग चीज को नहीं जोड़, हमने इंटीग्रेशन लगा दिया किसी के आगे और वे बाकी सारी चीज भी वैसे ही, तो सबको जोड़ के एक बना। और एक कैसे बनाएगा, फॉर्मूला याद, x टू द पावर 9 प्लस 1 होल अपॉन 9 प्लस 1 प्लस c x टू द पावर 10 अपॉन 10 प्लस c। नहीं आएगा, इतना समझ आए, सही सही बताओ है। बहुत करीब, बड़े आगे, पक्का मन लगाना था, हड़बड़ाना नहीं, मन लगाना, ध्यान देना। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप ध्यान दो। ये जो हम डिराइव कर रहे हैं, ये गॉस लॉ कर रहे हैं, तो गॉस लॉ बताया नहीं, तो आंसर आएगा ना बहुत मस्त आएगा सवाल पे। और इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला क्लियर, ये नहीं पढ़ाओगे तो कैसे बनेगा भैया मुझको। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दूसरी चीज याद रखना, अगर कोई कांस्टेंट जुड़ा हो ना तो वो बाहर आ जाए, बाकी तो फॉर्मूला ऐसे ही लगा। मतलब क्या, 2 बाहर, 2 इंटू बोल x टू द पावर 9 अपॉन 9 प्लस, डायरेक्टली लिख दिया 9 को। अरे मुझसे पाप हो गया, मुझसे घोर पाप हो गया। 2 इंटू x टू द पावर, इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूं। जैसे इंटीग्रेशन का नाम सुनती हैं लड़कियां, उनको याद आ जाती है इसकी उन लम्हों जिन्होंने हमको इंटीग्रेट, उन लम्हे सुबह दोपहर शाम। इंटीग्रेशन ऑफ 6x टू द पावर 4 dx, हाँ 6 को निकाल ले, 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4, 6 इंटू कितना हो गया, x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c। नहीं आया सही। चलो खत्म करें। भैया भैया क्या पढ़ रहे थे हम ये पढ़ रहे थे कि हमें एक स्फीयर मिला, उसके सेंटर पे रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज को,
और वो पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, मतलब वो बहुत इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या करेंगे हम इससे? तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो व्हाट वी विल डू, हम यहां से एक छोटी सी लेंथ को काटेंगे। काट लिया। हम उस लेंथ को ले लेते हैं क्या बच्चों, डीएल ले लिया। तो हमें पता है एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये सरफेस है जो मैंने काटा है, इसके परपेंडिकुलर ही हो। वो एरिया वेक्टर भी बहुत छोटा सा है, तो ले लेते हैं डीए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्या हो गई, डीई। अगला हिस्सा मैं यहां से काट लूंगा भैया, ठीक है। छोटी सी लेंथ काटी, डीएल, कोई मतलब नहीं है इस डीएल का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या रहेगा हमारा, एरिया वेक्टर। वो एरिया वेक्टर भी क्या रहेगा, बहुत छोटा सा, क्योंकि ये एरिया छोटा सा है, तो एरिया वेक्टर डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डीई। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हम एक का निकाल रहे हैं, तो उसको हमें लेना पड़ेगा डी फाई, बहुत छोटा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बहुत छोटी। एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। कॉस थीटा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो एंगल हो जाएगा 0। अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई इंटू क्या होगा, डीए इंटू कॉस 0 होता है 1। ठीक है। आपको पता है नए वाले बच्चों को, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई होता है वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड होता है जेड, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई होता है वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड होता है जेड, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या हो जाएगा, फाई आ गया। ओके भैया। अब बीई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते थे, पहले लिखते थे तो अच्छा रहता। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कुछ भी हो, चाहे छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फॉर्मूला तो एक ही होता है, के इंटू क्यू, क्या है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या बचा भैया, डीए। आपको पता है बच्चों, के कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्यू कांस्टेंट है बाहर आ गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया। क्यों कांस्टेंट है, के की वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू होती है, आर डिस्टेंस होता है, बचा बच्चों अकेला डीए। अभी अभी मैंने आपको बताया, फिर बता देता। फाई इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dx dy होता है y, dz होता है z, d फाई होता है फाई, dA का हो जाएगा a। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को टाटा, 4 पाई को टाटा, देखो खुशी बहन क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड द गॉस लॉ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई, यही बोला था। आपने कितनी जल्दी जल्दी कर दिया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। आज आप हमारे टाइम पे देख, आओ खेलें, यही गॉस लॉ है, बुझो ना। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता क्या, अभी पढ़ाऊंगा, यही गॉस लॉ है। देखना लोग चटर चटर करते हैं, गॉस लॉ गॉस लॉ गॉस लॉ, यही द रेशियो ऑफ चार्ज एंड परमिटिविटी होती होगी वहां, लेकिन प्रूव नहीं हुआ। आइए भैया, गॉस लॉ के बारे में फिर से सीखें। आइए, अभी हम गॉस लॉ नहीं पढ़, हम एक स्फीयर लिया है, उसके एकदम बीच में हमने एक चार्ज को बैठा दो, और हमें उस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हमको निकालना है। कौन कौन निकाल सकते हैं? ओह, जाओ भाई।
भैया लीजिए स्फीयर। बच्चों याद रखना, टॉपिक में घुस के करना, रटना नहीं, अपने आप से 10 बार बात करना। यार ये सेंटर पे रखा है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकालें? तो हम क्या करते हैं, एक एक छोटा सा एरिया काटते हैं और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर। छोटा सा काटा है तो वो एरिया वेक्टर हो जाएगा डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डीई। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काट देंगे एरिया, और सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो भैया हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब भैया इसके लिए जो फ्लक्स होगा बहुत छोटा सा होगा, तो लिख लेते हैं डी फाई। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी बहुत छोटी सी होगी, तो होगी डीई। और भैया एरिया क्या हो जाएगा, डीए। और भैया दोनों के बीच का थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही लाइन में है इसलिए। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई इंटू इंटीग्रेशन इंटू डीए इंटू कॉस 0 कितना होता है, 1। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dy होता है y, इंटीग्रेशन ऑफ dz होता है z। अब भैया हमें पता है डीई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू क्यू अपॉन। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी है तो चार्ज छोटा सा, अरे चार्ज को कैसे छोटा कर दूं, चार्ज तो क्यू ही रहेगा। और डिस्टेंस छोटा कर लो, डिस्टेंस कैसे छोटा कर दूं मैं, डिस्टेंस कैसे छोटा कर। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी क्यों ली, अरे वो तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी ही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा, चार्ज तो वही रहेगा। नहीं समझ आई मेरी बात? हाँ, डीए इंटू डी। अगले स्टेप के लिए हाथ, ठीक है। बाहर आ गया हमारा, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, डी ए। फाई इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स डी वाई वाई डी फाई फाई डी ए। फाई क्या, फाई क्या आ गया भैया, फाई क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक। अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या है, इंटू क्यू, नीचे क्या है, इंटू आर स्क्वायर। एरिया आपको याद दिला है 4 पाई आर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया जो उसने प्रोड्यूस किया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को कहते हैं गास लॉ। गास लॉ। अगली क्लास में गॉस लॉ चालू करेंगे, और डीप बताएंगे। सभी मात्र वगैरह चलते बात कर